डन करो, जिंदगी जीने का नया तरीका शुरू करो। पेटीएम करो। ये नाम आज हर किसी की जुबान पर है। ऑनलाइन भुगतान से लेकर ट्रेन टिकट बुक करने तक और बिजली का बिल भरने से लेकर मूवी टिकट लेने तक पेटीएम का दबदबा हर जगह है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेटीएम की शुरुआत कब और किसने की? क्या पेटीएम ऐप बंद होने वाला है? यह एक्शन पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर हुआ है या पेटीएम वॉलेट पर हुआ है? क्या पेटीएम की यूपीआई आईडी चलेगी या नहीं चलेगी? क्या पेटीएम का फास्टैग चलेगा या नहीं चलेगा? अगर आप दुकानदार हैं तो पेटीएम का क्यूआर कोड और साउंड बॉक्स रखना है या नहीं रखना है? अगर आप पेटीएम के इन्वेस्टर हैं तो इसमें पैसा इन्वेस्ट रखना है या नहीं रखना है? और ये सब होता क्यों है? आखिरकार इन स्टार्टअप के पीछे का खेल क्या है? अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पेटीएम की कहानी सन 1997 से शुरू होती है, जब पेटीएम के मालिक विजय शेखर शर्मा ने पढ़ाई के दौरान ही एक indiasite.net के नाम से एक वेबसाइट बनाई। लेकिन 2 साल बाद ही इन्होंने इस वेबसाइट को लगभग $1 मिलियन में बेच दिया था। इसके बाद इन्होंने एग्जाम्स के रिजल्ट को प्रेजेंट करने के लिए एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड की स्थापना की। विजय शेखर शर्मा पहले से ही एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। इनको लगा कि मोबाइल रिचार्ज जैसी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए लोगों को लंबी लाइन में लगना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए इन्होंने पेटीएम की नींव रखी। पेटीएम की शुरुआत नोएडा से सन 2010 में विजय शेखर शर्मा ने की थी। पेटीएम एक भारतीय ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट है। इसे $2 मिलियन के शुरुआती निवेश के साथ शुरू किया गया था। पेटीएम, जिसका फुल फॉर्म पेमेंट थ्रू मोबाइल है, उसने काम करना शुरू किया। शुरुआत में ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज की सुविधा मिली और सन 2011 में पेटीएम वॉलेट सर्विस शुरू हुई। फिर देश में स्मार्टफोन सस्ते शुरू होने लग गए और डिजिटल पेमेंट की ग्रोथ होने लगी। सन 2012 में पेटीएम ने भारत के ई कॉमर्स मार्केट में प्रवेश किया। सन 2014 में पेटीएम ने भारत की सबसे बड़ी मोबाइल पेमेंट सर्विस पेटीएम वॉलेट की शुरुआत की। यह सर्विस बुक माई शो, मेक माई ट्रिप ईटीसी कंपनियों के लिए सबसे अच्छा पेमेंट करने का तरीका बन गया। इसी के साथ यह भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले वॉलेट में से एक बन गया। अब से पेटीएम की कहानी को नए पंख लग गए। अगले साल 2016 में पेटीएम ने क्यूआर कोड लॉन्च किया। इसी साल 2016 में नोटबंदी के बाद यह ऐप बूम कर गया। देश में नोटबंदी के कारण कैश की कमी से स्ट्रगल कर रहे लोगों के लिए पेटीएम एक सहारा बन गया। आपने टीवी पर या मोबाइल पर यह वाला ऐड तो देखा ही होगा। डन करो, जिंदगी जीने का नया तरीका शुरू करो। पेटीएम करो। इस तरीके से कंपनी ने जोरदार प्रचार किया। देश के तमाम अखबारों में फुल एड छपे और इस कारण से यूजर्स की संख्या आसमान छूने लगी, जिससे कि पेटीएम देश में सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बन गया। फिर दिसंबर 2016 के अंत या कहें 2017 की शुरुआत तक सरकार ने देश में यूपीआई पेमेंट सिस्टम भीम नाम से लॉन्च कर दिया। इसी साल विजय शेखर शर्मा की कुल संपत्ति $1.3 बिलियन पहुंच गई। इस कारण इनको भारत के सबसे कम उम्र के अरबपति के रूप में देखा गया। पेटीएम की जिस वॉलेट सर्विस ने इसे चमकता सितारा बनाया, उसके फीके पड़ने की शुरुआत यहीं से शुरू हुई। लेकिन कहानी अभी तक डूबते नहीं चढ़ते सूरज की थी। इसी साल 2017 में पेटीएम ने एक डिजिटल बैंक बनाने की योजना सोची और पेटीएम को बैंक का लाइसेंस चाहिए था, इसलिए सन 2015 में इसको लाइसेंस मिल गया और मई 2017 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पीपीबीएल की शुरुआत हुई। और जून 2017 में पेटीएम मनी भी लॉन्च हुआ। कि सिर्फ बात पेटीएम पेमेंट्स बैंक की करते हैं, इसने 2017 में काम करना शुरू किया, लेकिन अगले साल 2018 में इस पर खतरे के बादल मंडराने शुरू हो गए। पेटीएम ने लाइसेंस की कई सारी कंडीशंस का उल्लंघन किया, साथ ही इन्होंने डे एंड बैलेंस में मेंटेन नहीं रखा। इस कारण से आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 20 जून को नए अकाउंट खोलने पर रोक लगा दी। फिर पेटीएम ने यह सब सुधारने की मांग रखकर दिसंबर 2018 में यह पाबंदी हटा ली, लेकिन ये राहत ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। इसी साल पेटीएम फर्स्ट गेम्स और पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप की शुरुआत हुई।
इसी साल पेटीएम के लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि लोग पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अपना खाता नहीं खुलवा रहे थे, क्योंकि लोगों के पास पहले से ही अन्य बैंकों में खाते थे। इसी समय आरबीआई ने कहा कि ये सब वॉलेट बिना केवाईसी के खुल रखे हैं और जो केवाईसी नहीं करवाएगा उसका वॉलेट बंद कर देंगे। इसलिए पेटीएम ने यहाँ अपना दिमाग लगाया और जो केवाईसी का फॉर्म होता है उसमें ही लिख दिया कि मैं केवाईसी तो करवा रहा हूँ, लेकिन इसी के साथ पेटीएम पेमेंट्स बैंक में भी अपना खाता खुलवा रहा हूँ या खुलवा रही हूँ। पेटीएम ने बिना पूछे ही कस्टमर के खाते खोलने शुरू कर दिए, लेकिन यह स्पीड भी पेटीएम को कम लग रही थी। मैं हमेशा से कहता हूँ कि स्टार्टअप हमेशा जल्दी में रहता है, क्योंकि उसने आगे से फंड ले रखा है और हर 3 महीने में रिजल्ट दो, वरना आगे से फंड नहीं मिलेगा। इसलिए पेटीएम इस स्पीड को और तेज बढ़ाने के लिए एक और तरीके का सहारा लेता है। पेटीएम सभी एजेंट को इंसेंटिव के तौर पर 50 रुपये प्रति अकाउंट खोलने के देता है। इस तरीके से पेटीएम पेमेंट्स बैंक में लोगों के खाते तो खुलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन यह इंसेंटिव पेटीएम के लिए बहुत भारी पड़ता है। जब पेटीएम के एजेंट 50 रुपये के लालच में आकर एक पेन कार्ड पर 100 खाते या 1000 खाते खोलने शुरू कर देते हैं। इस कारण से पेटीएम पेमेंट्स बैंक में 35 करोड़ खाते खुल जाते हैं, जिसमें से केवल 4 करोड़ खाते ही एक्टिव खाते होते हैं, बाकी के 31 करोड़ खाते इनएक्टिव खाते होते हैं। यहाँ आपको एक बिजनेस लेसन सीखना चाहिए। जब भी आप किसी को इंसेंटिव देते हो तो इसे सोच समझकर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ से पड़ने वाले इम्पैक्ट को देखकर देना चाहिए। इस दौरान कंपनी की इनकम इंक्रीज हो रही थी, लेकिन डिजिटल पेमेंट लीडर पेटीएम को गूगल पे और फोन पे से कड़ा कंपटीशन मिल रहा था। इसी साल कंपनी को रोजाना 11 करोड़ रुपए का नेट लॉस उठाना पड़ रहा था। साल 2020 में कोविड के कारण डिजिटल पेमेंट को एक बार फिर पुश मिला और पेटीएम को इसका फायदा हुआ। अक्टूबर 2021 में पेटीएम के आईपीओ के ठीक पहले कुछ रूल्स के उल्लंघन को लेकर पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई। इसी साल अक्टूबर में ही पेटीएम का आईपीओ आया और नवंबर 2021 में पेटीएम गाजे बाजे के साथ शेयर बाजार में लिस्ट हुई, लेकिन पहले दिन पेटीएम की पड़तें खुलने लगी। पेटीएम भारतीय शेयर बाजार में पेश किया गया सबसे बड़ा आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर था। मार्च 2022 में आरबीआई ने जांच की। इन्होंने देखा कि पेटीएम के सभी एजेंट कस्टमर की कंसेंटेंट के अपने हिसाब से ही खाते खोलने शुरू कर दिए थे। फिर आरबीआई द्वारा जांच करने पर पता चला कि इनकी टेक्नोलॉजी में गड़बड़ है। साथ ही इन्होंने पेटीएम ने साइबर सिक्योरिटी और एंट्री मनी लौटने के कुछ रूल्स भी फॉलो नहीं किए और इसी के साथ पेटीएम ने यूजर्स की सहमति के बिना ही इनके डेटा को एक चाइनीज कंपनी के साथ शेयर किया। लेकिन फिर आरबीआई ने पेटीएम से एक बाहर के ऑडिटर से अपने आईडी सिस्टम की ऑडिटिंग कराने के लिए कहा था। तब आरबीआई को पता चला कि इन्होंने लाखों अकाउंट की केवाईसी नहीं की, साथ ही एक पेन कार्ड पर हजारों खाते खोल दिए। साथ ही जो कस्टमर इनके सिस्टम से पेमेंट करते थे वह भी इनको पता नहीं रहता था कि यह किसके पास गया है और इनको अकाउंट की लिमिट का भी ध्यान नहीं था। कई खातों में तो इन्होंने 8000 करोड़ रुपए से भी अधिक के ट्रांजैक्शन हो रहे थे। इतना सब देखने के बाद आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.93 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई। 31 जनवरी 2024 को आरबीआई ने साफ कह दिया था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक में किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएंगी। इस बैंक के अंदर आप अपने पुराने पैसे तो निकाल सकते हो, लेकिन इसमें नए पैसे ऐड नहीं कर पाओगे। 15 मार्च के बाद पेटीएम पेमेंट डीटीसी भी नहीं हो पाएगी, साथ ही फास्टैग भी नहीं चलेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्शन हुआ है वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर हुआ है, पेटीएम वॉलेट पर नहीं हुआ है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी यूपीआई आईडी में @paytm लिखा है तो वह 15 मार्च के बाद नहीं चलेगा। इसे हम आम भाषा में समझते हैं। जितनी भी पेटीएम वॉलेट कंपनीज है इनको एक नोडल बैंक से टाइप करना पड़ता है। जैसे कि आपने फ़ोनपे आईडी में @YBL देखा होगा, इसका मतलब फ़ोनपे ने यस बैंक से टाइप किया है। इसी प्रकार आपने गूगल पे आईडी में OKICIC देखा होगा, इसका मतलब गूगल पे ने ICICI बैंक से टाइप किया है। लेकिन पेटीएम के पास अपना खुद का बैंक है, इसलिए अपने खुद के बैंक से ही इसने टाइप कर लिया है।
इस कारण से @Paytm वाली UPI ID 15 मार्च के बाद नहीं चलेगी। लेकिन हाल ही में पेटीएम ने एक्सिस बैंक नाम के नोडल बैंक से टाइप कर लिया है, इसलिए पेटीएम अब एक्सिस बैंक के साथ मिलकर एक नई UPI ID बनाएगा। अब किन किन के साथ क्या क्या होगा वह सुन ले। अगर आपके पास पेटीएम वॉलेट है और पेटीएम पेमेंट्स बैंक नहीं है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक है तो 15 मार्च के बाद नया पैसा डिपॉजिट नहीं कर पाओगे, पुराना पैसा तो निकाल सकते हो। अगर आपकी सैलरी पेटीएम पेमेंट्स बैंक में जमा की जाती है तो सावधान हो जाओ और कोई अन्य बैंक देख लो, क्योंकि आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक में ऐसा कोई क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसके लिए मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, जिसकी मदद से आप घर बैठे मात्र 5 मिनट में अपना बैंक अकाउंट खोलकर उसमें सैलरी को क्रेडिट कर सकते हो। अगर आपके पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक का वॉलेट है तो 15 मार्च के बाद नया पैसा डिपॉजिट नहीं कर पाओगे, पुराना पैसा तो निकाल सकते हो। अगर आपके पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक का फास्टैग है तो आप बैलेंस रहने तक टोल का पेमेंट करने के लिए तो अपना फास्टैग का उपयोग कर सकते हो, लेकिन 15 मार्च 2024 के बाद इन फास्टैग को टॉपअप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए कोई नया फास्टैग खरीद ले। अब 3,70,00,000 दुकानदार है, वह पेटीएम का QR कोड और साउंड बॉक्स काम में लेते हैं। अगर ये सारा सेटअप पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़ा है तो 15 मार्च 2024 के बाद इस सेटअप का उपयोग नहीं कर पाओगे। इसके लिए आप किसी अन्य बैंक से जुड़ा नया QR कोड ले सकते हो। अगर ये सारा सेटअप अन्य किसी बैंक से जुड़ा है तो आप इसका उपयोग पहले की तरह आसानी से कर सकते हो, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद पेटीएम के जो इन्वेस्टर है वह अपने हिसाब से निर्णय ले, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी का अब तक का प्रदर्शन कैसा है और आगे कैसा रहेगा, तो इसका निर्णय भी आपको ही लेना है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये सब होता क्यों है, तो इसके बारे में मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टार्टअप हमेशा जल्दी में होता है, अर्थात स्टार्टअप को हमेशा जल्दी ग्रो करने की होती है, और जो भी इन्वेस्टर होता है उनको पता रहता है कि यह कोई प्रॉफिट तो कमा नहीं रहा है, इसकी वैल्यूएशन को 100 करोड़ रुपए पर लेना है, इसके नंबर दिखाने हैं और फिर 500 करोड़ की वैल्यूएशन पर बेचकर जाना है। और जो 500 करोड़ की वैल्यूएशन पर घुसता है वह भी यही सोचता है कि नंबर दिखाऊंगा और 1500 करोड़ की वैल्यूएशन पर बेचकर चला जाऊंगा। इनको प्रॉफिट और लॉस से कोई लेना देना नहीं होता है, केवल सिर्फ और सिर्फ नंबर से लेना देना है। इसलिए हर क्वार्टर के टारगेट है, इस कारण से ये सब गलतियां होती है। इस प्रकार से इनको 100 करोड़ रुपए पर पहला मुर्गा मिल जाता है, फिर इससे भी बड़ा मुर्गा 500 करोड़ पर मिल जाता है, फिर इससे भी बड़ा मुर्गा 1500 करोड़ पर मिल जाता है। यह हमेशा बड़े मुर्गे की तलाश में रहते हैं। जब लास्ट में इनको कोई भी नहीं मिलता है तो सबसे बड़ा मुर्गा है जनता, यानी कि हम और आप। अब जनता को लुभाने के लिए यह स्टार्टअप शेयर बाजार में अपना IPO लाते हैं, और आम जनता जो इन स्टार्टअप के पीछे का खेल नहीं समझ पाती है वह प्रॉफिट के लालच में आकर इनके IPO में इन्वेस्ट कर देती है, और लास्ट में जाकर इसमें जनता का ही लॉस होता है। इसलिए मैं एक फाइनेंस टीचर हूँ, मुझे फाइनेंस की अच्छे से समझ है, इसलिए मेरे हिसाब से स्टार्टअप के IPO में भूल कर भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं और सब कुछ फोड़ने के चक्कर में एक न एक दिन खुद फूट जाते हैं। इसलिए हम इसे एक बिजनेस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बिजनेस और स्टार्टअप में बहुत फ़र्क होता है। स्टार्टअप एक नया कॉन्सेप्ट है, यह एक नई चीज़ है। अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने उन दोस्तों या उन रिश्तेदारों के साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर करें जो पेटीएम का बैंक, QR कोड, साउंड बॉक्स और फास्टैग काम में लेता है, ताकि वह 15 मार्च से पहले सावधान होकर किसी अन्य बैंक से अपना सारा सेटअप जोड़ ले, ताकि उनको बाद में कोई समस्या न आए। अगर आप घर बैठे मात्र 5 मिनट में अपना खाता खोलना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।